नमस्कार स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, यानी कि हम साउंड को किस प्रकार सुनते हैं, अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है कि हम किस प्रकार से साउंड को सुन पाते हैं, अपने जो ईयर हैं, कान हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है ना। यस, तो स्टार्ट करते हैं। दी शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल, यानी कि अपने कान का, अपने ईयर का जो आउटर पार्ट है, जो अपनी बॉडी से बाहर दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उसको पिन्ना कहते हैं, ईयर पिन्ना, है ना। तो वो जो ईयर पिन्ना है वो एक फनल टाइप का है, फनल के जैसे होता है ना। वेन साउंड इंटर्स इट, यानी कि जब साउंड इसके अंदर जाती है, कान के अंदर, ईयर के अंदर, तो इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, यानी कि जब साउंड कान के अंदर जाती है तो अंदर एक नली होती है, उस नली से होके जाती हैं, उस कैनाल से होके जाती हैं, कैनाल का मतलब नली, उस नली से होके जाती हैं। और उसके अंदर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई रहती है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई रहती है, स्ट्रेच्ड, यानी कि एक तनी हुई मेम्ब्रेन लगी रहती है, खिंची हुई मेम्ब्रेन लगी रहती है। इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, यानी कि ईयर ड्रम उस मेम्ब्रेन को कहेंगे। ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मतलब खिंची हुई मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि when sound enter it is the thin stretched membrane, it is called eardrum. Okay, it perform an important function. To understand what the eardrum does, let us build a thin tin can model of the eardrum. यानी हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से अपना ईयर ड्रम फंक्शन करता है, कार्य करता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, और उस एक्टिविटी में क्या करना, अपने को एक टीन से क्या बनाना है, एक इस प्रकार का डिवाइस बनाना है। देखो, यानी क्या करना है, मैं आपको इस एक्टिविटी को समझाता हूं, सुनो। इसमें क्या कर रखा है, देखो एक बॉक्स है, एक डिब्बा लिया, इस डिब्बे के ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को दोनों को कट करना है। कट करने के बाद ऊपर वाले हिस्से पर क्या करना, आपको एक जो गुब्बारा है, उस गुब्बारे को बांधना है। ठीक है ना। एक फटा हुआ गुब्बारा है, मतलब उस गुब्बारे की झिल्ली को बांधना है, और रबर की हेल्प से उसके बांधेंगे। और उसके ऊपर क्या रखेंगे, 2-3 दाने अनाज के रख देंगे, जैसे मान लीजिए गेहूं के रख दिए। और उसके बाद में क्या करना है, इसको इस प्रकार से अपने मुख के पास में ले जा करके अपने माउथ से फिर इस पे मतलब कुछ आवाज करनी है इसके पास में। ठीक है ना। जैसे इसमें लिख रखा है कि हुर्रे हुर्रे आपको बोलना है, यानी कि इसको ड्रम को पास में ला करके, यानी कि ये जो डिवाइस हमने बनाई इसको पास में ला करके हुर्रे हुर्रे बोलना है। तो अपने हुर्रे हुर्रे बोलने से क्या होगा, ये जो हमने ऊपर अनाज के दाने रखे हुए थे, ये क्या होंगे, ऊपर और नीचे गति करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे ये। तो ये ऊपर नीचे क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि हमने तो इस डिवाइस को तो ऊपर नीचे नहीं हिलाया है। फिर ये क्यों हिल रहे हैं, तो ये इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, पतली सी झिल्ली जो गुब्बारे की बनाई है हमने, ये गुब्बारे की झिल्ली हमारे हुर्रे हुर्रे बोलने से वाइब्रेट हो रही है ना। और वाइब्रेट होने से फिर ये उछल रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब, हम जो बोल रहे हैं उसको ये वाली झिल्ली क्या कर रही है, नोट कर रही है, और इसमें क्या हो रहा है, फिर वाइब्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये दाने उछलने लग गए। तो जिस प्रकार से ये ड्रम यहाँ पे काम कर रखा है, ये झिल्ली यहाँ पे काम कर रही है, ठीक वैसे ही अपना ईयर ड्रम, अपने कान की जो झिल्ली होती है वो काम करती है। तो देखते हैं इसमें अपने जो ईयर की स्ट्रक्चर होती है, कान की स्ट्रक्चर होती है, वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है ना। यस, देखिए, द ईयर ड्रम द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर सीट, यानी कि ईयर ड्रम किस प्रकार का होता है, एक स्ट्रेच्ड रबर सीट की जैसे होता है ये। और मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बताता हूँ।
तो ये देखिए इस प्रकार से है ये जो आपको यहाँ पे येलो कलर का दिखा रखा है, ये क्या है, ईयर ड्रम है, ठीक है ना। ये जो येलो कलर का है, ये येलो कलर वाला क्या है, ईयर ड्रम है, ठीक है ना। इसको कर्णपट कहते हैं। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, यानी कि हम जो ध्वनि सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, वो साउंड क्या करती हैं, यहाँ कान से अंदर जाएगी। देखिए इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं, ईयर पिन्ना बोलते हैं। और इसके अंदर देखिए ये कैनाल है, यानी कि नली टाइप की स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर ये जो येलो स्ट्रक्चर है, पीले कलर की स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम कहते हैं। तो कोई भी आवाज आएगी वो यहां से होते हुए इसके अंदर जाएगी और यहां तक पहुंचेगी, ईयर ड्रम तक पहुंचेगी। और यहां पहुंचने के बाद में क्या होगा, ये ईयर ड्रम वाइब्रेशन करेगा और जिस वाइब्रेशन को फिर अंदर पहुंचाया जाएगा और ये अंदर अपने कान से होते हुए कहाँ जाएगी, ब्रेन में जाएगी। और ब्रेन फिर उसको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, समझेगा। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, यानी कि साउंड क्या करता है, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, और ये वाइब्रेशन कहाँ पे जाते हैं, इनर ईयर में। इनर ईयर कहते हैं ये अंदर वाली स्ट्रक्चर जो है ना। इस ईयर ड्रम के अंदर के कान को क्या बोलते हैं, इनर ईयर बोलेंगे, है ना, इनर ईयर बोलेंगे, यानी अंदर का कान बोलेंगे। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और इस ईयर, इस वाले अंदर वाले कान से, यानी कि इस इनर ईयर से फिर जो सिग्नल होते हैं वो यहां से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, ब्रेन के पास चले जाएंगे। दैट इज हाउ वी हियर, और फिर वो ब्रेन हमारे को जो भी वॉइस गई थी, जो भी इसमें सिग्नल जाएंगे, उनको वो सुन करके समझ लेगा अपना ब्रेन। अब देखिए इसमें नेक्स्ट यहीं पे लिखी हुई लाइन कि यू हैव ऑलरेडी लर्न इन earlier classes about the oscillatory motion and its time period। अच्छा ये टॉपिक लगा गया, थोड़ा नीचे हो सकता है शायद, नहीं, ये ईयर के बारे में, ये स्ट्रक्चर है, ये अपना ह्यूमन का ईयर इस प्रकार से अंदर वाला दिखा रखा है, ये तो हो गया ईयर ड्रम ना। और इस वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनर ईयर, यानी अंदर का कान, ठीक है ना। और इस ईयर ड्रम से पहले वाला जो कान है उसको बोलेंगे बाहर वाला कान, ये जो हमारे को बाहर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो अब जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वैसे, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन, ये वाला पॉइंट। इससे पहले देखिए ये वाला लिखा हुआ है कि वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। यानी देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने कान के अंदर कोई भी हार्ड और इस प्रकार की सीधी नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस प्रकार की सीधी नुकीली चीज डालते हो तो यहाँ पे ईयर ड्रम को चोट पहुंच सकती है और ये ईयर ड्रम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, जिससे आपको सुनने में फिर तकलीफ या कठिनाई आ सकती है। तो आपको इस प्रकार से कुछ नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए अपने कान में। अब जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है उसका देखिए, एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑफ ए वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। देखो एम्पलीट्यूड, इसको वैसे हिंदी के अंदर आयाम कहते हैं एम्पलीट्यूड को। और वी हैव लर्नड दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि वाइब्रेशन किसे कहेंगे, कि भाई हम पहले से ही जानते हैं कि दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वाइब्रेशन, है ना, इसको तो वाइब्रेशन कहते हैं। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और इसी वाइब्रेशन वाली मोशन को हम क्या कह सकते हैं, इसको ही हम बोल सकते हैं क्या, ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। तो दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इसी को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति कहते हैं। तो ये वाली लाइंस अब इसके बाद हैं जो हमने पहले पढ़ ली थी।
You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion, और oscillatory motion के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या होती है ये oscillatory motion, दोलन गति क्या होती है, एंड इट्स टाइम पीरियड, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो अभी हम जो टाइम पीरियड पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, वाइब्रेशन का पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑसिलेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहां से। देखो, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑसिलेशन, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन में एक ऑसिलेशन, एक सेकंड के अंदर जितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे वो क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अच्छा, वैसे में ऑसिलेटरी मोशन को आपने पिछली क्लासों में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। देखो, यानी कि ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ठीक है, और इस पॉइंट से होते हुए इस प्रकार से एक कोई ऑब्जेक्ट लटकाया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और ये ऊपर से लटकाया हुआ है, कहने का मतलब ये छत पे लटक रखा है, मान लीजिए छत पे इस पे टाक रखा है हमने। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इस साइड में और इस साइड में मोशन करवा सकते हैं, यानी कि ये इस साइड में भी जा सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से, और इस साइड में भी इस प्रकार से मोशन कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर ये इस साइड में मोशन करेगा तो ये यहां से इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए, जब ये एक बार इधर जाएगा तो फिर वापस आएगा, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, बीच में इधर भी जाएगा ना, इधर भी इस प्रकार से ये मोशन करेगा, जिसको हम कंप्लीटली क्या कहेंगे, जब ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा बीच के अंदर और ये एक अपना सर्किल कंप्लीट कर लेगा इस प्रकार से, यानी कि इधर और इधर, यानी कि जब ये कंप्लीट एक सर्किल कंप्लीट कर लेगा तो इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक ऑसिलेशन कहते हैं, एक दोलन कहते हैं। तो एक सेकंड में ये कितनी बार ऐसे ऐसे होता है, एक सेकंड में ये कितनी बार यानी कितने ऑसिलेशन करता है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। मान लो ये 5 बार करता तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी, ये 10 बार करता तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी, ठीक है ना। तो समझ गए आप फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और इस वाली मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन करेंगे, कहेंगे इसको, ठीक है ना। इस प्रकार से जो मोशन हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। और एक इस प्रकार का जो सर्किल है इसको ऑसिलेशन कहेंगे, और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उनकी नंबर को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एक और चीज समझ लीजिए आप, इस मीडियम साइज से यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी, ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगी ये, एम्पलीट्यूड। और इधर वाले इधर भी एम्पलीट्यूड है ना, यानी कि दोनों तरफ एम्पलीट्यूड होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि मीडियम जो इसकी पोजीशन थी, बीच वाली पोजीशन थी, उस बीच वाली पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इसकी, वो क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी, ठीक है ना। तो तीनों चीजें मैंने इसमें समझा दी आपको। ये अभी एम्पलीट्यूड समझाया, इसकी हाईएस्ट जो ऊंचाई होगी वो, है ना, यानी इसको इस मीडियम जो पोजीशन है उससे कितनी दूर ले जा सकते हो आप, वो है इसकी एम्पलीट्यूड। और ये जो मोशन कर रहा है इसको बोलेंगे हम ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। एक चक्कर को बोलेंगे, एक साइकिल को बोलेंगे ऑसिलेशन। और एक सेकंड में जितने ये ऑसिलेशन करता है, जितने ये इस प्रकार से चक्कर लगाता है, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करेंगे, ठीक है ना। जैसे टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर, तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है हर्ट्ज, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, हर्ट्ज से प्रदर्शित करते हैं। और हर्ट्ज का सिंबल क्या है, इट्स सिंबल इज हर्ट्ज, यानी एच जेड है। इसका सिंबल क्या होता है, एच जेड, शॉर्ट में इसको एच जेड लिखते हैं। एच जेड का मतलब ही क्या हुआ, हर्ट्ज, है ना। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होती है, क्या होती है, अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज,
तो फ्रीक्वेंसी एक हर्ट्ज होने का मतलब है कि भाई वो एक चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। If an object oscillates 20 times in 1 second, what would be the its frequency? तो अभी हमने कहा था कि 1 सेकंड में जितने ये चक्कर लगाएगा, जितने ये मतलब जितने ये 1 सेकंड में ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 20 टाइम कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 20 होगी, ठीक है ना। You can recognize many familiar sounds without seeing the objects produced them. How is possible? यानी कि आप मतलब आपके जो मतलब ईयर है, कान है, वो अलग अलग प्रकार की जो मतलब साउंड है उनको क्या कर पाता है? सुन पाते हैं, है ना। हाउ इज पॉसिबल? तो ये कैसे पॉसिबल है? दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। तो क्योंकि अपने कान के अंदर अलग अलग प्रकार के साउंड आती है तो वो अलग अलग प्रकार के साउंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए एबल होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो साउंड को डिफरेंट बनाते हैं, है ना। यानी कि साउंड सेम सी रहनी चाहिए, लेकिन जैसे मैं बोलता हूं तो आप मतलब अलग प्रकार की आवाज आती है, आप बोलते हो तो अलग प्रकार की आती है, कोई लेडीज बोलेगी तो अलग प्रकार की आएगी, कोई जेंट्स बोलेगा तो अलग प्रकार की आवाज आएगी ना। तो इनकी आवाज में जो डिफरेंस होता है, इनकी साउंड में जो डिफरेंस होता है, वो क्यों होता है? ये डिफरेंस कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये अभी हमने देखा था एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आता है। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है कि यहाँ मीडियम जो साइज है, मीडियम जो शेप है इसकी, इस मीडियम पोजीशन से जो ये इधर की दूरी है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। इसको हम एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से करते हैं वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ, आप समझ जाना। ओके, तो ये एम्पलीट्यूड है। यस, तो देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई इसकी। यू हैव एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? यानी कि इनको डिफरेंट कौन बनाता है? तो साउंड को डिफरेंट बनाने का काम करता है ये एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। यानी कि ये जो एम्पलीट्यूड है और ये जो फ्रीक्वेंसी है, यही इसको क्या करते हैं? इस प्रकार से डिफरेंट बनाते हैं, है ना। तो सभी की आवाज डिफरेंट डिफरेंट होगी। Can we differentiate sound on the basis of their amplitudes and frequency? तो मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बेसिस पे ये जो साउंड होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। लाउडनेस एंड पिच। देखिए लाउडनेस क्या होता है और पिच क्या होती है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। लाउडनेस का मतलब कोई भी साउंड कितना लाउडली बोला जा रहा है, कितना प्रबल है वो ना। हिंदी में इसको प्रबल कहते हैं, लाउडनेस, लाउडली बोलना, है ना। और पिच, पिच कहते हैं तारत्व को, हिंदी में इसको तारत्व कहते हैं। और पिच का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे मान के चलो, तारत्व या पिच इसको बोलते हैं बारीकपन। जैसे गर्ल्स की आवाज या जो लेडीज होती हैं उनकी आवाज क्या होती है? बारीक होती है, पतली होती है ना। और जो मतलब जेंट्स होते हैं या जो आदमी होता है उसकी जो आवाज होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? भारी होती है ना। तो लेडीज की आवाज पतली होती है और जेंट्स की आवाज भारी होती है। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं पिच, है ना। यानी कि बारीकपन को क्या कहेंगे? पिच। यानी आवाज जो होती है वो पतली होना, तीखी आवाज होना क्या कहलाएगा? पिच कहलाएगा। जबकि कोई भी आवाज लाउडली यानी कि ज्यादा जोर से बोलना क्या कहलाएगा? लाउडनेस कहलाएगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है, और ये एक्टिविटी की गई है। देखो आपको एक गिलास लेना है और गिलास के पास में क्या करना है? इस प्रकार से एक मतलब ये धागा बांध करके, ये थर्माकोल का है ये, ठीक है ना। थर्माकोल का छोटा सा पार्टिकल है ये, इसके धागा बांध करके इस प्रकार से लटकाना है। इसके बाद में इस गिलास को धीरे से हल्की सी चोट मारना है चम्मच से। तो उसमें क्या होगा? एक आवाज करेगा। और आवाज क्यों करेगा? क्योंकि ये वाइब्रेट हो जाएगा गिलास।
और वाइब्रेशन होएगा तब इसको पास में लेके आना है। तो क्या होगा, इस गिलास में वाइब्रेशन होने की वजह से ये जो थर्माकोल का टुकड़ा है ये भी इधर उधर इस प्रकार से हिलेगा। तो ये जितनी दूर जाएगा फिर आएगा, फिर दूर जाएगा फिर आएगा, क्योंकि ये वाइब्रेट हो रहा है ना। तो इस दूर, जितनी दूर जाएगा ना उसको बोलेंगे इसका आयाम, ठीक है ना। जितनी दूर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। जो कि अभी ऊपर वाले डायग्राम में हमने समझा था कि कोई भी अपनी माध्य स्थिति से जितनी दूर जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एम्पलीट्यूड समझाने के लिए ही आपको ये एक्टिविटी बताई गई है। और ये भी बताया गया कि यदि हम गिलास को धीरे मारेंगे तो मतलब कम लाउड होगा, लाउडनेस कम होगा ना, और अगर जोर से मारेंगे तो लाउडनेस ज्यादा होगा। यस, तो देखिए इसमें लाउडनेस को हम पढ़ते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। यानी कि जो लाउडनेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लाउडनेस ऑफ द साउंड, loudness of the sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वो साउंड लाउडनेस होगा जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग हुआ। और वो साउंड क्या होगा, इतना लाउडली नहीं होगा जिसका एम्पलीट्यूड कम है। तो अगर एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी लाउडनेस भी कम होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसका लाउडनेस भी ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा जोर से बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4। यानी कि क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर आ रहा है ना, एम्पलीट्यूड और इस लाउडनेस में जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल का है, लेकिन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने के साथ में क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। यानी कि यदि ये ऐसे कंडीशन दे रखा है कि यदि आप एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ाते हो, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 गुना बढ़ाते हो, तो इसका जो लाउडनेस होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 का फैक्टर होगा यानी 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल। और लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसिबल होती है, जिसको शॉर्ट में डीबी लिखते हैं। जिस प्रकार से फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट देखी थी वो हमने क्या देखी थी अभी, हर्ट्ज देखी थी। तो वैसे ही लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसिबल होती है। The following table gives some idea of the loudness of a sound coming from various source। तो ये वाला जो आपको दिखा रखा है टेबल, इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के सोर्स दिखा रखे हैं जिनसे आवाज आती है, उनकी लाउडनेस बता रखी है। जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग, हम जो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते, तो नॉर्मल ब्रीथिंग की जो आवाज आती है वो कितनी प्रबल होती है, कितनी लाउडनेस होती है, वो 10 dB यानी डेसिबल होती है। डीबी क्या है यहाँ पे, यूनिट है इसकी मेजर करने की लाउडनेस को। सॉफ्ट विशर, यानी कि सॉफ्ट विशर का मतलब जब हम बहुत ही धीरे से बोलते हैं, जैसे एग्जाम में कोई पूछना होता है क्वेश्चन तो हम धीरे से बोलते हैं ना, वो वाली आवाज कितनी होती है, 30 डेसिबल की होती है। नॉर्मल कन्वर्जन, यानी कि नॉर्मल हम जो बातचीत करते हैं वो कितनी होती है, 60 डेसिबल होती है, ठीक है ना। इसकी लाउडनेस है वो 60 डेसिबल है जब हम नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं तब। बिजी ट्रैफिक, यानी कि जब सड़क पे बहुत सारे ट्रैफिक चल रहा होता है ना, तब जो आवाज होगी तो अपनी क्लास की आवाज से ज्यादा बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 70 डेसिबल। एवरेज जो फैक्ट्री है, यानी कि जो कोई मान लो फैक्ट्री है जिसमें काम धंधा चल रहा है, तो उसके अंदर जो आवाज आएगी वो थोड़ी और ज्यादा आएगी और वो आएगी 80 डेसिबल, ठीक है ना, 80 डेसिबल। अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। और 80 डेसिबल से अबव यानी 80 डेसिबल से ज्यादा जो लाउडनेस जो साउंड है वो अपने कानों के लिए क्या है, पेनफुल है। तो अपने कान दर्द कर सकते हैं, ठीक है ना, और हमें अच्छी भी नहीं लगेगी वो साउंड। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि जो लाउडनेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस जो होता है इसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा है साउंड का तो उसके लाउडनेस भी ज्यादा होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड।
when the amplitude is small the sound produced is feeble। कहने का मतलब ये है कि यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा वाइब्रेशन का यानी कि साउंड का एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड की लाउडनेस भी कम होगी। अब देखिए इधर और क्या जो समझा रखा आपको उसको देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट, यानी कि आपको बेबी और एडल्ट है ना, यानी कि बच्चों और वयस्क व्यक्ति जो है उनकी दोनों की आवाज में क्या करना है, साउंड में कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। तो आप देखेंगे कि बेबी की आवाज होगी वो अलग होगी और एक एडल्ट की आवाज अलग होगी। जैसे आपकी आवाज कुछ अलग प्रकार की होती है और मेरी आवाज कुछ अलग प्रकार की होती है। इज देयर एनी डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इनमें डिफरेंस होता है ना, दोनों की आवाज में डिफरेंस होगा तो यस इसका आंसर होगा यस, हाँ इनमें डिफरेंस होता है। इवन इफ टू साउंड आर इक्वली लाउड दैट दे डिफर इन सम वे, लेट अस सी हाउ, यानी कि ऐसे मान के चलिए ऐसे साउंड जो मतलब लाउडली तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस आगे की बातों में। देखिए जैसे यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि आई वंडर वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। तो इनका कहने का मतलब ये है जो अभी मैंने बात बताई थी वही, कि भाई आपकी आवाज और मेरी आवाज में डिफरेंस है ना, यानी कि बच्चों की आवाज में और टीचर की आवाज में डिफरेंस है, तो वो क्यों है, इसकी वजह क्या है ना, तो इसकी वजह को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दे फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स दे सिरिनलेस सिरिलनेश और पिच। तो पिच को हम क्या बोल सकते हैं, सिरिलनेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। सिरिलनेस, सिरिलनेस या पिच से मतलब है कि कोई भी ध्वनि बारीक होती है या तीखी होती है। सिरिलनेस का मतलब तीखी होती है, तीखी ध्वनि, जैसे गर्ल्स की ध्वनि पतली होती है ना, बारीक होती है। तो वो ये वाली बात समझाना चाहता है कि कुछ ध्वनियां तो क्या होती हैं, बारीक होती हैं और कुछ ध्वनियां मोटी होती हैं। जैसे जेंट्स की ध्वनि क्या होती है, मोटी होती है, जबकि गर्ल्स की ध्वनि क्या होती है, बारीक होती है। सिरिलनेस होती है यानी उनका पिच ज्यादा होता है, ठीक है ना, इसलिए उनकी ध्वनि क्या होती है, बारीक होती है। तो हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं। साउंड की एक प्रॉपर्टी होती है सिरिलनेस या फिर पिच, और इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करने वाली होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी हमने पहले लाउडनेस देखा था, तो लाउडनेस को कौन करता है कंट्रोल, या किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। तो ये जो पिच होती है या फिर ये जो सिरिलनेस होती है, ये जो बारीकपन होता है ध्वनि का, ये बारीकपन किससे कंट्रोल होगा, फ्रीक्वेंसी से। तो द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द सिरिलनेस ऑफ पिच ऑफ ए साउंड। If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch। यानी अगर मान लीजिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, हायर है, तो क्या होगा, वो जो साउंड होगा वो कैसा होगा, श्रिल होगा, यानी कि एकदम तीखा होगा। एंड हैज ए हायर पिच, और उसका पिच भी क्या होगा, हाई होगा। If the frequency of a vibration is lower, we say that the sound have a lower pitch। और यदि किसी साउंड का मतलब ये फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका पिच भी कम होगा, यानी कि वो तीखा नहीं होगा, तीखा कम होगा, कहने का मतलब मोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं कि ए ड्रम वाइब्रेट्स विद ए लो फ्रीक्वेंसी, यानी एक ड्रम को बजाते हैं तो वो ड्रम क्या होता है, उसको जब बजाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। जैसे इस ड्रम को बजा रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होएगी, इसीलिए ड्रम की आवाज क्या आती है, मोटी आती है, श्रिल नहीं आएगी, है ना, यानी पिच नहीं होगा इसमें, यानी कि इसकी आवाज मोटी आएगी, पतली नहीं आएगी, बारीकपन नहीं आएगा इसकी आवाज में। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो इस प्रकार से चल रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत दूर दूर आएगी इसकी ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, दूर दूर है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम है, ऐसे कह सकते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका बारीकपन भी कम होगा, यानी कि बारीकपन ही नहीं होगा इसमें, तो मोटापन होगा, ऐसे कह सकते हैं। जबकि आप इस प्रकार से कोई सीटी बजाता है तो सीटी की आवाज
और ड्रम की आवाज में, दोनों में डिफरेंस होता है। तो बताओ सीटी की आवाज तीखी होती है कि ड्रम की आवाज तीखी होती है? तो आप कहोगे सर सीटी की आवाज तीखी होती है। तो वो तीखी या जो बारीकपन है उसको हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, ठीक है ना, यानी जिसको हम श्रिलनेस भी कह सकते हैं। तो ये जो सीटी की आवाज है, तो इसकी देखिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी बता रखी है ना, तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ज्यादा है। जबकि ऊपर ड्रम की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो देखो कैसी है? बहुत ही कम है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो ध्वनि मोटी होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी वो ध्वनि पतली होगी, है ना, बारीक होगी, यानी तीखी होगी, ऐसे कह सकते हैं। A low pitched sound, on the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produce produces a sound of the higher pitch। यानी कि जिसमें मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी जो होगी, तो हाई फ्रीक्वेंसी जब होगी, जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिख रखा है ये कि ए विशल हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ हायर पिच। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है, विशल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से इसका जो पिच बन रहा है वो भी पिच भी कैसा है? हायर है। पिच हायर होने का मतलब वो उतनी ही क्या होगी? तीखी होगी, पतली होगी, है ना, बारीक होगी। ए बर्ड मैक्स ए हाई पिच्ड साउंड वेरेज ए लॉइन मैक्स ए लो पिच्ड रॉयर। यानी कि जब शेर दहाड़ता है ना, तो शेर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ होती है वो तीखी होती है या मोटी होती है? तो आप कहोगे सर मोटी होती है। तो मोटी होने का मतलब तीखी नहीं है ना, तो कहने का मतलब मोटी होती है, तो इसका जो मतलब पिच है वो कम है ना, क्योंकि जिसका पिच ज्यादा होता है वो क्या होती है? आवाज तीखी होती है, पतली होती है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो पक्षी है, बर्ड है, उसकी तो क्या होगा? पिच हाई पिच होगा, है ना, जबकि जो लोइन का जो रोयर है यानी दहाड़ है वो कैसी होगी? लो पिच वाली होगी। However, the roar of a loin is very loud, while the sound of the bird is quite feeble। यानी कि जबकि अगर हम ये देखो दो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अभी एक दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं लाउडनेस की। तो जो लाउडनेस होता है वो तो कौन होगा? इस शेर की जो दहाड़ होगी उसका लाउडनेस ज्यादा होगा, ठीक है ना, जबकि बर्ड का लाउडनेस क्या होगा? कम होगा। तो दो अलग अलग चीजें हैं। पिच तो किसका कम होगा? लोइन का पिच कम होगा, और लाउडनेस लोइन की ज्यादा होगी। जबकि बर्ड का पिच ज्यादा होगा, क्योंकि बर्ड की जो चहचहाने की जो आवाज होती है वो एकदम तीखी होती है, तो इसका पिच ज्यादा होता है। लेकिन वो धीरे धीरे ही चहचहा पाता है, शेर की जैसे इतना लाउडली नहीं दहाड़ पाता है, ठीक है ना, बर्ड्स। तो बर्ड की जो चहचहाट की आवाज होती है वो कम, मतलब कम लाउडली होगी, ओके, और शेर की लाउडली ज्यादा होगी। एवरी डे यू हियर द वॉइसेज ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। आप मतलब डेली सुनते हो बच्चों की आवाज को और एडल्ट्स की आवाज को। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दियर वॉइसेज? यानी कि इनकी आवाज में क्या अंतर होता है, ये भी आप जान सकते हो। कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट? यानी कि चाइल्ड की जो फ्रीक्वेंसी होगी बोलने की, उसकी जो वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए चाइल्ड की आवाज क्या होती है? पतली होती है। किसकी कंपेयर में? एडल्ट के कंपेयर में। यूजुअली द वॉइस ऑफ ए वुमन हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ ए मैन। और यूजुअली क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं यानी कि वुमन होती हैं, उस वुमन की जो फ्रीक्वेंसी होती है बोलने की वो हाई होती है। इसीलिए जो फीमेल होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बोलने की हाई होने की वजह से ही क्या होगा? उसकी आवाज पतली होगी और मेन की आवाज मोटी होगी। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट वैसे ये आता है, तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज इतना काफ़ी है। इसके बाद में ये ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड्स हैं, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। और आप क्लास को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, और जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसका आप कमेंट में मुझे लिख करके भेजें, तो मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।